टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत दोस्तों। आज हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का जो आपके निचोड़ है दोस्तों, पूर्ण तरीके से, जिसमें आपका लगभग काफ़ी सारे सवाल जो है डी ग्रुप एग्ज़ाम में आएंगे और पूछे जाते हैं। उसके लिए हम आज लेके आए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये आपको पता है, ये फोर्स होता है F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, यानी कि दो पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, इस प्रकार से होता है, ये ध्यान रखना है। और G जो होता है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है FD स्क्वायर अपॉन कैपिटल M स्मॉल m, ये ध्यान रखना है। और ये जो बड़े वाला G है कैपिटल जी, इसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका मात्रक याद कर लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी की स्क्वायर, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये जो बड़े वाला जी होता है दोस्तों, ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहता है। जी का मान सबसे पहले हेनरी क्वेंडिश ने इसकी खोज की थी, और जी की वैल्यू पूछी जाती है आपसे, तो जी जो होता है दोस्तों, इसका जो मान होता है वो होता है हमारे पास, ये जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी की स्क्वायर। इसके बाद छोटे जी और बड़े जी में जो संबंध है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस प्रकार से है। स्मॉल जी जो होता है, ये होता है कैपिटल जी M अपॉन आर स्क्वायर। M है यहाँ पे हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी चंद्रमा का द्रव्यमान अपॉन त्रिज्या। जी है गुरुत्वीय त्वरण, यह सभी स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। स्मॉल जी जो होती है सभी स्थानों पे क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और जी का मान जो है 45 डिग्री अक्षांश रेखा समुद्री तल से लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी पिछली बार डी ग्रुप में पूछे गए हैं। उसके बाद जी में प्रतिशत बदलाव होगा तो क्या कंडीशन होगी, जी में प्रतिशत बदलाव होगा बराबर आर का घात, आर जो है रेडियस उसकी घातांक इंटू आर में प्रतिशत कितना त्रिज्या में बदलाव होगा, तो ये 5% से कम के लिए मान्य होता है दोस्तों। प्लस का मतलब है वृद्धि और माइनस का मतलब हो जाएगा कमी, जैसे -2R में बदलाव। इस प्रकार से इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हो, जिससे जी के मान की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट, h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास GH बराबर GR स्क्वायर अपॉन R प्लस H। H कौन सा है दोस्तों, G ये पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो हाइट होगी हमारे पास वो हो जाएगा इस प्रकार से। R जो है हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या। उसके बाद आता है D, गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, उसको निकालने का फॉर्मूला जो हमारे पास ये हो जाएगा इस प्रकार से, GD बराबर G1 माइनस D/R। D है हमारे पास डेप्थ, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी की घूर्णन त्रिज्या गति के कारण जी में बदलाव, तो ये इस प्रकार से होगा, G डैश बराबर G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर जो है हमारे पास लैम्डा। तो इस प्रकार से ये ध्रुव है, ध्रुव और लैम्डा, लैम्डा जो है एक कोण है ध्रुवों और विषुवत रेखा के बीच जो बनता है। इस प्रकार से विषुवत रेखा पर जी का मान ज्ञात करना है, तो वो हो जाएगा G डैश नए वाला जी बराबर G 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है, और R और ओमेगा स्क्वायर। और ध्रुवों पर जी का मान जो है इसके बराबर होता है। ये कंडीशंस याद कर लेना, डायरेक्ट सवाल बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चंद्रमा पर जी का मान, स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम लेते हैं। तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, या 1.61 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। पृथ्वी पर m का मान, पृथ्वी की जो मास होती है वो होती है 6 इंटू 10 की घात 24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है दोस्तों 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर। पृथ्वी के केंद्र, निर्वात और अंतरिक्ष में जी का मान क्या होता है, 0 होता है, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा आपके लिए। जी की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, द्रव्यमान और उनका। सबसे याद रखना, बुध ग्रह पर जी की वैल्यू होती है 3.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। शुक्र ग्रह पर जी का मान होता है 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये द्रव्यमान और व्यास हैं अलग अलग, सभी के दिए हुए हैं यहाँ पर। पृथ्वी की जो है
त्रिज्या जो द्रव्यमान होता है वो हमारे पास लगभग इतना होता है 5.97 इंटू 10⁻²४ जिसे लगभग हम 6 मानते हैं दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंगल ग्रह पर जी का मान जो है देखिए 3.7 जो कि इसके बराबर है, किसके, बुध ग्रह के बराबर है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। मंगल ग्रह और बुध ग्रह का जी का मान क्या है, समान है। इसी प्रकार बृहस्पति ग्रह पर जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है 23.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सर्वाधिक जी। इसी प्रकार से शनि पर जी का मान जो होता है 9.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार से दोस्तों अरुण ग्रह पर जी का मान है 8.7 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार वरुण नेपच्यून ग्रह पर 11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्लूटो ग्रह पर 0.7 मीटर प्रति सेकंड। और प्लूटो जो आपको पता है इस समय ग्रहों की श्रेणी में इसको शामिल नहीं किया गया, इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट हम बात करें पलायन वेग, स्कैप वेलोसिटी। स्कैप वेलोसिटी क्या होती है, पृथ्वी की सतह से अगर हम किसी वस्तु को फेंक दें इस वेलोसिटी से तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आती। स्कैप वेलोसिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला है हमारे पास VE बराबर √2gm/r। जी है सार्वत्रिक नियतांक यूनिवर्सल कांस्टेंट, m हो गया हमारे पास मास, r हो गया त्रिज्या। जहाँ हम लिख सकते हैं √2gr। पृथ्वी का पलायन वेग याद कर लेना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है दोस्तों। सूर्य का पलायन वेग जो है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा का पलायन वेग जो है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से घूर्णन त्रिज्या जो होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करें तो ऊर्जा जो होती है घूर्णन त्रिज्या ये होती है I ओमेगा स्क्वायर 1/2। तो I है जड़त्व अगुण, ओमेगा है कोणीय वेग। इसके बाद आती है हमारे पास प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति अगर हमें टाइम निकालना है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर तो उसका फॉर्मूला ये होता है T बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। ऊपर जाने में लगा समय निकालना है तो T बराबर u/g। नीचे आने में समय निकालना है, जितना समय ऊपर जाने में लगता है किसी वस्तु को फेंक रहे हैं वही बॉल उतने समय में नीचे आएगी। ऊपर जाने और नीचे आने में टोटल समय जो लगेगा 2u/g, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों वो हमारे पास ये होता है T बराबर u साइन थीटा बाई जी। ये जो है ये कंडीशन है अपनी। दूसरी कंडीशन आती है ऊंचाई। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैक्सिमम ऊंचाई कब होगी, 90 डिग्री पर। मैक्सिमम ऊंचाई 90 डिग्री पर होती है तो u स्क्वायर बाई 2g होता है हमारे पास। इसी प्रकार से प्रास होती है, किसी बॉल को हम फेंक रहे हैं तो वो कितनी दूरी पर जाकर गिरती है, इसे हम कहते हैं प्रास। ये क्या हो जाएगी हमारे पास प्रास। और जो प्रास होती है दोस्तों ये होती है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम प्रास जो होती है दोस्तों वो कितने डिग्री पर मिलती है, 45 डिग्री पर, u स्क्वायर बाई जी। इसी प्रकार से गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन जो गति के समीकरण है तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा समीकरण हो जाएगा ऊंचाई ज्ञात करने के h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh। और मैक्सिमम वेलोसिटी जो हो जाएगी हमारे पास v बराबर √2gh। इसी प्रकार से जो टाइम होता है हमारे पास वो हो जाएगा √2h/g। और टाइम हम h/u से भी निकाल सकते हैं। u प्रारंभिक वेग है, यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है लिफ्ट। लिफ्ट की अगर हम बात करें तो स्मॉल m है लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान, ओमेगा है लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार, और g जो है हमारे पास वो है गुरुत्वीय त्वरण, और a है हमारे पास लिफ्ट का त्वरण। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो उसमें सवार व्यक्ति का भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस समय जो है ओमेगा बराबर mg हो जाता है। ये लिख लिया सबने दोस्तों। जब लिफ्ट जो है एक समान त्वरण से ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो तो उस समय क्या होता है, जब ऊपर जाती है समान त्वरण से, याद रखना ये बात, तो मनुष्य का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो उस समय ओमेगा बराबर mg प्लस ma। ये है लिफ्ट के लिए, ये अपने त्वरण जो है लिफ्ट मनुष्य के लिए जो है हमारे पास, ये ध्यान रखना ये दोनों कंडीशन। जब लिफ्ट समान त्वरण से नीचे आती है तो मनुष्य को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होता है। ये होता है ओमेगा बराबर या W बराबर mg माइनस ma। जब लिफ्ट का रस्सा टूट जाए तो व्यक्ति को अपना भार शून्य होता है। ये ध्यान रखना। ये 3 समीकरण याद रखने आपको, इनसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक बार जो होता है 10 की घात 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर यानी कि 10 की घात 5 पास्कल के बराबर। एक मिली बार होता है 10 की घात 2 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या 10 की घात 2 पास्कल। उसके बाद आता है हमारे पास द्रव में प्रेशर। प्रेशर जो है गहराई में पानी में रो जी एच होता है दोस्तों। घर्षण गुणांक होती है हमारे पास घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया जो होता है इसका गुणनफल जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है F बराबर म्यू आर होती है हमारे पास। म्यू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया और इसका मान हमेशा 0 या 1 के बीच होता है, ये ध्यान रखना है। कोणीय त्वरण जो होता है इसको हम लिखते हैं अल्फा से, ये होता है डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी, या हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर और कोणीय त्वरण का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। इसी प्रकार से लोलक का आवर्तकाल निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों पेंडुलम का टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसी प्रकार से तरंग की चाल आपको निकालनी है तो v बराबर लैम्डा एफ, लैम्डा है तरंग दैर्घ्य और आवर्ती का गुणनफल होता है और इसमें से न्यूमेरिकल बनता है दोस्तों। कई बार तो आपको चाल दे देगा, कई बार तरंग दैर्घ्य, कई बार फ्रीक्वेंसी दे देगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित नियम जो दिया था स्नेल ने दिया था। स्नेल का नियम ये था म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तनांक जिसे हम कहते हैं एक स्थिरांक है ये और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं अपवर्तनांक। किसी माध्यम की प्रकाश की किरण दिशा को बदलने की क्षमता जो होती है उसे हम आवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं दोस्तों। अपवर्तनांक स्थिरांक होता है। माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है v बराबर c अपॉन म्यू। c है निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है उन दोनों का अनुपात जो होता है हमारे पास एक अपवर्तनांक होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हवा से जल में प्रकाश जाता है तो क्या होता है आपतित किरण जो होती है, अपवर्तित किरण जो है वो जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि कांच से हवा में, यानी कि यहाँ क्या हुआ विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया प्रकाश तो अभिलंब की ओर झुक गई और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास जो प्रकाश की किरण थी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो ये अभिलंब से दूर चली जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी, जिसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और अपवर्तनांक को या तो म्यू से लिखते हैं या हम लिखते हैं दोस्तों एन से। ये होता है सी प्रकाश की चाल। जैसे अपवर्तनांक कांच का सबसे ज़्यादा, उसके बाद जल में, उसके बाद हवा में। इसी प्रकार से जो है दोस्तों ये सारे रंगों की बात करें तो इस प्रकार से होगा दोस्तों, ध्यान रखना। रेड रंग का उससे कम जो है ज़्यादा, येलो का, उसके बाद बैंगनी का अपवर्तनांक क्या है सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांति कोण जो होता है इसको साइन सी से लिखते हैं दोस्तों और ये 1 बाई साइन सी जो है क्रांति कोण हमेशा अपवर्तनांक के विलोमानुपाती होता है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए, समकोणीय समद्विबाहु प्रिज्म की कार्य प्रणाली, इसे पैरो प्रिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज करते हैं हम प्रकाश को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए या प्रकाश को वापस 180 डिग्री पर भेजने के लिए या प्रकाश को किसी एंगल पर भेजने के लिए। समकोणीय प्रिज्मों का प्रयोग प्रकाश को 90 डिग्री 180 डिग्री पर घुमाने के लिए, वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा करने में भी यूज करते हैं, पेरिस्कोप और दूरबीन में भी हम यूज करते हैं। याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये चीज, कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तनांक। ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है, इस डायग्राम को याद कर लेना। सीधा पूछता है ए क्या है यहाँ पर हमारे पास प्रिज्म कोण है दोस्तों, कोण ए क्या है हमारे पास प्रिज्म कोण, और यहाँ पर पीई आपतित किरण है, ई एफ है अपवर्तित किरण, एफ एस है निर्गत कोण और कोण आई जो है आपतन कोण और कोण आर अपवर्तन कोण है, कोण ई जो है निर्गत कोण और डी है विचलन कोण। ये डेविएशन एंगल याद कर लेना। ये डायग्राम क्यों बोल रहा हूँ याद करने का, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट सवाल पूछता है, डायग्राम देके पूछ लेगा। निम्नलिखित अक्षर द्वारा दर्शाए जाने वाले भाग को क्या कहेंगे, नाम पूछ लेगा उसका।
कौन पूछ सकता है, या उसे किस प्रकार से दर्शाया। समतल दर्पण द्वारा परिवर्तन। देखिए समतल दर्पण से जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद कार्तिक चिन्ह परिपाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास दर्पण होते हैं उनके लिए जो कार्तिक चिन्ह परिपाटी होती है, इसमें से काफी सवाल आपके देखिए इसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए ये मुख्य अक्ष है हमारे पास, ये एम एन हो गए हमारे पास द्वारक, दर्पण, दर्पण का याद कर लेना और लेंस का भी याद कर लेना। दर्पण का जो केंद्र बिंदु होता है इसको ओ से दर्शाते हैं दोस्तों, पोल कहते हैं, और लेंस का केंद्र बिंदु जो होता है उसे हम जो है दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर जिसे हम कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसको उसको पी से, इसको हम ओ से दर्शाते हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए ये जो मुख्य अक्ष है इससे ऊपर की और ऊंचाई जो है उसको हम धनात्मक लेते हैं, मुख्य अक्ष से नीचे की और जो ऊंचाई होती है उससे हम नेगेटिव लेंगे, और दर्पण से बाईं ओर की सारी दूरियों को नेगेटिव लेना है, दर्पण से दाईं ओर की दूरियों को आपको मानना है पॉजिटिव। इसमें से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि दर्पण से बाईं ओर की तरफ क्या होगा और मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी क्या होगी, नीचे की दूरी क्या लेनी है, याद कर लेना। कार्तिक चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण में वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके सवाल बनाता है। गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या होती है R बराबर 2F, और आवर्धन मैग्नीफाइंग पावर जो होती है दोस्तों गोलीय दर्पणों की, ये होती है हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। इसी प्रकार से दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है। और जो हमारे पास लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। F आपको पता है हमारे पास फोकस दूरी है, V है प्रतिबिंब की दूरी, और ये है U वस्तु की दूरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, माध्यम और उसका अपवर्तनांक क्या होता है, याद कर लेना। मैं इस टॉपिक के अंदर बहुत अच्छी चीजें लेके आया हूँ आपके लिए जो आपके एग्जाम में काम आएंगी, डी ग्रुप के जितने भी एग्जाम है। वायु का अपवर्तनांक याद कर लेना 1.003 होता है, बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है दोस्तों 1.36, कैरोसिन का 1.44, तारपीन ऑयल का 1.47, बेंजीन का 1.50, खनिज नमक का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, क्राउन कांच जो है दोस्तों उसका अपवर्तनांक जो है हमारे पास वो है इस समय 1.5, फ्लिंट कांच का 1.67, हीरे का याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, हीरा, जल, वायु, ये याद कर लेना दोस्तों, बार बार पूछे जाएंगे। इसके बाद लेंस सूत्र हमने देख लिया, फोकस दूरी F, V प्रतिबिंब की दूरी, म्यू है बिंब की दूरी। लेंस का केंद्रीय बिंदु ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है जिसको O से लिखते हैं, और दर्पण का जो है दोस्तों उसको पोल कहते हैं, P से लिखते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। गोलीय लेंस की वक्रता, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास उसका क्या है, द्वारक कहलाता है। द्वारक किसे कहते हैं, M और N, ये जितने बड़े द्वारक होंगे उसकी फोकस दूरी भी उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनंत पर अगर दर्पण है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, ये अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का होगा, वास्तविक उल्टा होता है। सी से परे तो प्रतिबिंब बनेगा F और C के मध्य, छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, सबसे छोटा बन रहा है F पर, C पर तो C पर समान साइज का बनेगा दोस्तों, C और F के बीच जो है C से परे बनेगा, विवर्धित होगा, बड़ा होगा, F पर जो है अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा, विस्तारित होगा, और P और F के बीच दर्पण के पीछे, ये क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु P तथा F के बीच होती है, तो ये बड़ा विवर्धित होगा, और कैसा होगा, नेचर उसकी आभासी और सीधी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति, ये भी अनंत पर है तो फोकस F2 पर बनेगा, और अत्यंत छोटा और बिंदु साइज का होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। और दूसरा 2F1 पर बने तो ये F2 और 2F2 के बीच छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। इसी प्रकार से हम बात करें दोस्तों तो 2F1 पर है तो 2F1
टू पर बनेगा समायसाई का। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करें, ये लेंस की है दोस्तों, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों याद करके चले जाना, डायरेक्ट सवाल आएंगे, ये याद कर लेना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार कह रहा हूँ। और दूसरा आभासी कब बनता है दोस्तों, जब फोकस F1 तथा प्रकाशित केंद्र के बीच होती है वस्तु, तब जो है जिस और बिंब बनता है उसी ओर बनता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ पे? चलिए आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं आपके पास 7 कुछ सिद्धांत, उनके प्रतिपादक। जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन सिद्धांत दिया था सीवी रमन ने, प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टाइन, कृष्णिका विकिरण मैक्स प्लांक ने, और इलेक्ट्रॉन आवेग का मिल्किन, विद्युत आवेश थॉमसन ने दोस्तों। इसी प्रकार से सौर स्पेक्ट्रम गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, उत्प्लावक का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर, गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन, प्रत्यास्थता नियम हुक ने, पदार्थों की परमाणविक प्रकृति डाल्टन ने। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दिया था जूल्स ने, और ऊष्मागतिकी का द्वितीयक नियम जो है क्लासियस ने दिया था दोस्तों। शीतलन का नियम जो है हमारे पास न्यूटन ने, और विकिरण की चतुर्घात जो है उत्सर्जन क्षमता हमेशा चतुर्थ घात के बराबर होती है, ये किसने दिया था, स्टीफन ने। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन ने दिया था दोस्तों, याद कर लेना। इसी प्रकार से प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था दोस्तों। क्वांटम सिद्धांत जो है प्लांक और आइंस्टीन ने दिया था। धारा का विद्युत चुंबकीय प्रभाव एम्पियर ने दिया था। इसी प्रकार से दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है मैक्सवेल ने दी थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे ने, नाभिक की परिकल्पना रदरफोर्ड ने की थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्याख्या बोर, प्रकाश का विद्युत प्रभाव के नियम लेनॉर्ड ने, प्रकाश का विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण जो है ये आइंस्टीन ने किया था। द्रव्य तरंग परिकल्पना दा ब्रेगोली, और अपेक्षिता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग, चरघातांकी क्षय नियम रदरफोर्ड। और इसी प्रकार से जो है दोस्तों अब ये सारे ट्रांजिस्टर की प्रक्रिया शैकले बर्डिन ने, होलोग्राफी गैबार, ये तारों नाभिकीय विखंडन जो है स्ट्रॉसमैन, और नाभिकीय स्लैन बीथे ने। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। ये था दोस्तों हमारे पास जो है फिजिक्स से, इसका PDF हमारे यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी क्लास रही हो, आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगी, और इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। धन्यवाद।